कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां शहर और खेत नहीं है, बल्कि जंगलों का एक विशाल समंदर है। और उस समंदर में इंसानी बस्तियां छोटे छोटे द्वीपों की तरह बिखरी हुई हैं। बिल्कुल एक अलग तस्वीर। हाँ, आज हम जिस भारत को देखते हैं ये हमेशा से ऐसा नहीं था। नदियों, जंगलों और इंसानी बस्तियों का रिश्ता क्या था? चलिए आज इसी की परतों को खोलते हैं। आज हम डिकोड करेंगे इग्नू की एमए हिस्ट्री की MHI 108 एनवायरमेंटल हिस्ट्रीज ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पाठ्यपुस्तक को। और इसमें हम विस्तार से समझेंगे यूनिट 8 जिसका नाम है रिपेरियन, डेल्टाइक एंड दोआब। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत का भूगोल और पर्यावरण कैसे हमारे इतिहास की कहानी गढ़ते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर इतिहास की किताबों में हम क्या पढ़ते हैं? राजा महाराजा, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी सल्तनतें। एग्जैक्टली। और प्रकृति या नेचर का जिक्र बस यूं ही कर दिया जाता था, जैसे वो कहानी का कोई बैकग्राउंड सेट हो। हाँ, जैसे वो बस एक स्टेज था जिस पर इतिहास का नाटक चल रहा था। बिल्कुल सही कहा। सदियों तक प्रकृति को बस एक मंच की तरह देखा गया, लेकिन अब इतिहासकार ये समझने लगे हैं कि प्रकृति सिर्फ मंच नहीं थी, वो खुद एक एक्टर थी। वो तो खुद एक मुख्य किरदार थी, एक पावरफुल एजेंट थी। पहाड़, नदियां, जंगल ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं थे, ये सक्रिय रूप से एक्टिवली कहानी को आकार दे रहे थे। मतलब ये तय कर रहे थे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सभ्यताएं कहाँ बनेंगी और कहाँ बिगड़ेंगी। बिल्कुल। और इसी कड़ी में कुछ ऐसे एनवायरमेंटल जोन्स हैं जिन पर इतिहासकारों ने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जैसे कि राइपेरियन, डेल्टाइक और दोआब। ये शब्द सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर असल में ये हमारी जमीन के वो हिस्से हैं जहां पानी और जमीन का रिश्ता सबसे गहरा है, सबसे इंटीमेट है। तो आज की हमारी चर्चा इन्हीं 3 क्षेत्रों पर केंद्रित होगी, है ना? हाँ, आज हम समझेंगे कि ये क्या है। राइपेरियन यानी नदी तटीय इलाका, ओके, डेल्टाइक यानी डेल्टा क्षेत्र जहां नदी समंदर से मिलती है, राइट। और दोआब यानी दो नदियों के बीच की जमीन। हम देखेंगे कि कैसे इन क्षेत्रों में इंसानों और प्रकृति के बीच के रिश्ते ने ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। बहुत बढ़िया। तो चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत उस ताकत से करते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक तरह से सब कुछ तय करती है, मॉनसून। हाँ, मॉनसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है ना? यस। ये अपने आप में एक पूरा जीवन चक्र है। पाठ्यपुस्तक इसे एक बहुत अच्छा टर्म देती है, मॉनसून इकोलॉजीज। बिल्कुल। इसे भारतीय उपमहाद्वीप का ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए। सब कुछ, लिटरली सब कुछ इसी पर चलता है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें उत्तर की तरफ देखना होगा, हिमालय की तरफ। वो विशाल दीवार और एक क्लाइमेट कंट्रोलर भी। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये उत्तर से साइबेरिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं को रोकते हैं। अच्छा, अगर हिमालय ना होता तो पूरा उत्तर भारत शायद रहने लायक ही ना होता, इतना ठंडा होता। और यही हिमालय मानसून को भी दिशा देता है। एग्जैक्टली। यही तो की पॉइंट है। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी से जो नमी से भरी मानसूनी हवाएं उठती हैं, वो सीधे उत्तर की तरफ बढ़ती हैं। जब ये हिमालय से टकराती हैं तो उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता, ब्लॉक हो जाती हैं। तो वो मुड़ जाती हैं। हाँ, तब ये हवाएं पश्चिम की ओर मतलब उत्तर पश्चिम की ओर बहने लगती हैं। दिमाग में एक नक्शा बनाइए। राइट। ये हवाएं पूरे इंडो गैंजेटिक मैदान को यानी पंजाब से लेकर बंगाल तक सींचती हुई जाती हैं। यही वो प्रक्रिया है जो इस पूरे इलाके को दुनिया के सबसे उपजाऊ, सबसे फर्टाइल क्षेत्रों में से एक बनाती है। और जब हम इसकी तुलना प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया से करते हैं तो तस्वीर काफी अलग दिखती है। बहुत अलग। डेक्कन प्लेटो और दक्षिणी भारत में हिमालय जैसे बर्फ से ढके पहाड़ तो है नहीं। तो वहां की जो नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो लाइफ के लिए, अपने पानी के लिए पूरी तरह मॉनसून की बारिश पर डिपेंड करती हैं। मतलब अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो नदियों में पानी रहता है, खेती होती है, जीवन चलता है। और अगर मॉनसून कमजोर हुआ तो सूखा, सीधा सूखा। उनकी जीवन रेखा पूरी तरह से मॉनसून की बारिश ही है, नो प्लान बी। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है ना? तमिलनाडु का मामला तो और भी खास है। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प अपवाद है। पूरे देश में गर्मियों में मॉनसून आता है, साउथ वेस्ट मॉनसून। राइट। लेकिन पूर्वी तट पर, खासकर तमिलनाडु में, मॉनसून के लौटने के दौरान, जिसे रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं, यानी सर्दियों में, हाँ, अक्टूबर से दिसंबर के बीच, तब बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से। तो ये एक बिल्कुल अलग पैटर्न है जो वहां के एग्रीकल्चर और लाइफ को शेप करता है। अब एक और पहाड़ की बात करते हैं जो मॉनसून के रास्ते में एक अहम भूमिका निभाता है, अरावली माउंटेन्स। अरावली पर्वत श्रृंखला
ये एक रेन डिवाइडर की तरह काम करती है। रेन डिवाइडर? ये क्या होता है? देखिए, इसकी बनावट ऐसी है कि ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के समानांतर यानी पैरेलल पड़ती है। अच्छा, तो हवाएं उसके साथ साथ निकल जाती हैं। एग्जैक्टली हवाएं इसके सहारे सहारे आगे निकल जाती हैं, लेकिन इसे पार नहीं कर पाती। नतीजा ये होता है कि इसके पूर्वी हिस्से में, मतलब दिल्ली हरियाणा की तरफ, तो बारिश होती है, लेकिन पश्चिमी हिस्से में? पश्चिमी हिस्से तक यानी राजस्थान की तरफ नमी पहुंच ही नहीं पाती। इसी वजह से अरावली के पश्चिम में थार रेगिस्तान जैसे हालात पैदा होते हैं। वाओ! तो एक ही पर्वत श्रृंखला कैसे दो बिल्कुल अलग दुनिया बना देती है। बिल्कुल। तो इस सब का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा? मतलब इतिहास की शक्ल तय करने में इसका क्या रोल रहा? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि मानसून ने यहाँ सब कुछ तय किया है। सब कुछ? हाँ, खेती का चक्र, कब बुवाई होगी, कब कटाई होगी, जंगलों का प्रकार, कहाँ घने हरे भरे जंगल होंगे, कहाँ कंटीली झाड़ियाँ, वनस्पतियों का घनत्व, और यहाँ तक कि बस्तियों का उदय और पतन भी। और मॉनसून वेरिएबिलिटी, मतलब मॉनसून का बदलना। मॉनसून वेरिएबिलिटी यानी मॉनसून का बदलना, कभी ज्यादा बारिश कभी कम। ये सीधे सीधे किसी क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी या फेमीन, मतलब समृद्धि या अकाल का कारण बनता आया है। इतिहास की धारा को मोड़ने की ताकत इस एक मौसमी घटना में है। तो ये मॉनसून ही वो कलाकार है जो इस उपमहाद्वीप की पूरी तस्वीर बनाता है। एक तरह से हाँ। तो चलिए अब उस तस्वीर के कुछ सबसे अहम हिस्सों को करीब से देखते हैं, उन खास क्षेत्रों को जिन्हें इन्हीं नदियों और मॉनसून ने गढ़ा है। बिल्कुल। ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत करते हैं रिपेरियन बेल्ट से। पहले शब्द को ही समझते हैं, रिपेरियन। कहाँ से आया है ये शब्द? ये लैटिन शब्द रीपा से आया है, जिसका मतलब है नदी का किनारा, रिवर बैंक। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ नदियों तक सीमित नहीं है। कोई भी जल स्रोत, जी, चाहे वो झील हो, तालाब हो या झरना हो, उसके किनारे की जो हरी भरी पट्टी होती है, एक तरह की नेचुरल बाउंड्री। हाँ, उसी को राइपेरियन जोन कहते हैं। मतलब पानी के साथ साथ चलने वाली एक ग्रीन कार्पेट। पाठ्य पुस्तक बताती है कि ये 6 से 30 मीटर तक चौड़ी हो सकती है। हाँ, इट कैन वेरी। पर ये इतनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि ये जमीन का सबसे उपजाऊ हिस्सा थी। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। पानी की अवेलेबिलिटी। जहां पानी वहां हरियाली, और जहां हरियाली वहां जीवन। एग्जैक्टली। इसीलिए ऐतिहासिक रूप से ये एक हॉटस्पॉट रही है। एक ऐसा इलाका जिस पर सबकी नजर थी। तो इस जमीन पर किसका कब्जा होता था? हर किसी की नजर इस पर थी। पैस्टोरलिस्ट्स यानी चरवाहे अपने जानवरों के लिए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी वनवासी अपने संसाधनों के लिए, और किसान, एग्रीकल्चरलिस्ट्स यानी किसान अपनी खेती के लिए, और इन सब के ऊपर राज्य, चाहे वो राजशाही हो या औपनिवेशिक। कॉलोनियल पावर। हाँ, कॉलोनियल पावर अपने कंट्रोल और रेवेन्यू के लिए। तो ये हमेशा से एक कंटेस्टेड जोन रहा है। Here's where it gets really interesting. हमें ये सब पता कैसे चलता है? मतलब क्या उस जमाने के ग्रंथों में इसका कोई जिक्र है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब बहुत फैसिनेटिंग है। इसके सबूत हमें ऋग्वेदा से लेकर, मतलब बहुत पुराने समय से। हाँ, ऋग्वेदा से लेकर शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों तक में मिलते हैं। और ये ग्रंथ एक हैरान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। क्या बताते हैं वो? वो बताते हैं कि प्राचीन भारत, जैसा आपने शुरू में कहा, एक घने जंगलों वाला भूभाग था, और ये रिपेरियन क्षेत्र, ये तो और भी ज्यादा घने जंगलों से ढके थे। इतने घने कि वो जमीनी यात्रा में एक बाधा थे। बाधा, ऑब्स्टिकल, ये तो बड़ा अजीब है। हम तो आज नदियों को ट्रांसपोर्ट के लिए हाईवे समझते हैं। यही तो दिलचस्प विरोधाभास है। नदी यानी वाटरवे खुद एक हाईवे थी। हाँ। सामान और लोग नावों से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, फास्ट एंड एफिशिएंट। लेकिन उसके किनारे की जमीन यानी राइपेरियन फॉरेस्ट, वो एक दीवार की तरह थी। उसे पैदल या बैलगाड़ी से पार करना लगभग नामुमकिन था। कोई हिस्टोरिकल अकाउंट है इसका? बिल्कुल। 7वीं सेंचुरी में जो चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिन्हें श्वानज़ैंग भी कहा जाता है, भारत आए थे। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। उनके यात्रा वृत्तांतों में इन घने जंगलों को पार करने की मुश्किलों का बार बार जिक्र मिलता है। वो बताते हैं कि कैसे जंगली जानवरों और घनी झाड़ियों के कारण जमीन से यात्रा करना कितना खतरनाक और मुश्किल था। तो वो जो जंगलों का समंदर वाली तस्वीर आपने शुरू में बनाई थी, वो यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है। एकदम साफ। नदियां उस समंदर में रास्ते थी, लेकिन किनारे की जमीन एक अनजानी घनी दीवार थी। बिल्कुल। और ये स्थिति सिर्फ प्राचीन काल में नहीं थी, ये मध्यकाल में भी नहीं बदली। पाठ्य पुस्तक हमें एक बहुत चौंकाने वाला फैक्ट बताती है। क्या? अकबर के शासनकाल में, जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था,
अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। राइट। तब भी जो छूत के तहत जमीन से ज्यादा जमीन जंगलों के अधीन थी। सीरियसली? मतलब खेतों से ज्यादा जंगल थे? हाँ, कल्टिवेटेड लैंड से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड थी। जरा सोचिए, इसका समाज पर, वन्य जीवन पर और शासन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। ये तो पूरी परसेप्शन ही बदल देता है। इसी वजह से 17th और 18th सेंचुरी के जो यूरोपियन यात्री थे, जैसे फ्रांसवा बर्नियर, निकोलाओ मानुची, हाँ, इनके नाम सुने हैं। इन्होंने भी भारत में घूमने के लिए इन्हीं जलमार्गों का इस्तेमाल किया, क्योंकि जमीनी रास्ते या तो थे नहीं या बहुत खतरनाक थे। और यहीं से वो प्रसिद्ध कहावत आती है जिसका जिक्र किताब में है। गहराई से, फॉर सेंचुरीज इंडिया वॉज अ लैंड विद आइलैंड्स ऑफ कल्टिवेशन इन अ सी ऑफ फॉरेस्ट। सदियों तक भारत जंगलों के समंदर में खेती के द्वीपों वाली भूमि थी। ये इमेज दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। हम आज जिस भारत को देखते हैं, जहां खेत ज्यादा और जंगल कम है, ये तस्वीर बहुत नहीं है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, ये कल की ही बात है। लेकिन इन क्षेत्रों में हमेशा शांति नहीं रहती थी। यहाँ टकराव की भी बात कही गई है। एक तरफ बसी हुई बस्तियां, सेटल्ड एग्रीकल्चर, और दूसरी तरफ जंगल। ये रिश्ता कैसा था? ये टकराव का एक स्थायी क्षेत्र था, अ परमानेंट फ्रंटियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मौर्य शासक अशोक के समय से लेकर औद्योगिक काल तक राज्यों ने हमेशा इन जंगली क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। क्यों? संसाधनों के लिए, टिम्बर, हाथी, जड़ी बूटियां, और दूसरा सिक्योरिटी के लिए। जंगल अक्सर विद्रोहियों और बागियों की शरणस्थली बन जाते थे। तो राज्य क्या करता था? वो इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करता था, कभी धमकी से, कभी हिंसा से और कभी फुसलाकर। और यहाँ रहने वाले समुदायों ने, जो फॉरेस्ट वेलेंस थे, उन्होंने इसका हमेशा विरोध किया, रेजिस्टेंस किया। तो क्या ये हमेशा दुश्मनी का ही रिश्ता था? क्या इन दोनों दुनियाओं के बीच कोई लेन देन नहीं था? नहीं, यहाँ एक और परत है, एक और लेयर है, और वो है गहरी आपसी निर्भरता की, इंटरडिपेंडेंस। अच्छा। ये सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है। जंगल से बसे हुए लोगों को लकड़ी, शहद, लाख, जड़ी बूटियां, ये सब मिलता था। और बस्तियों से जंगल के लोगों को? उन्हें अनाज, नमक और सबसे जरूरी धातु के औजार जैसी चीजें मिलती थीं, आयरन टूल्स। तो ये संघर्ष और सहयोग का एक बहुत ही जटिल, कॉम्प्लेक्स रिश्ता था। बिल्कुल, इट वॉज अ मिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। अब हम चलते हैं। नदी के किनारों की कहानी तो समझ आई, लेकिन उन जगहों का क्या जहां नदी समंदर से मिलती है? मैं डेल्टाइक जोन्स की बात कर रही हूँ। हाँ, डेल्टा क्षेत्र, ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। कैसे? डेल्टा वो जगह है जहां एक नदी अपनी यात्रा के अंत में समंदर में मिलने से पहले कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। और वो अपने साथ लाई हुई मिट्टी जमा कर देती है? बिल्कुल, सिल्ट डिपोजिशन। इससे एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल जैसी जमीन बन जाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये जमीन तो बहुत उपजाऊ होती होगी? उपजाऊ, लेकिन बहुत अस्थिर, वेरी डायनामिक एंड अनस्टेबल। अस्थिर क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन हर साल बाढ़ के साथ बदलती है। नदियां अपना रास्ता बदलती रहती हैं। आज जहाँ गांव है, कल वहाँ नदी बह सकती है। ओह। यहाँ जीवन अवसर और खतरा, अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क, दोनों एक साथ लेकर आता है। और यहाँ की इकोलॉजी? बहुत नाजुक, जैसे सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल। ये एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करते हैं। कैसे? ये जमीन को खारे पानी और तूफानों से बचाते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। ये एक बहुत ही यूनिक इकोसिस्टम है। तो ऐसे में यहाँ लोगों का जीवन कैसा रहा होगा? खेती कैसे करते होंगे? यहाँ के समुदायों ने इस अस्थिरता के साथ जीना सीख लिया था। एडाप्टेशन इज द की हियर। जैसे? उन्होंने ऐसी बस्तियां बनाई जो ऊंची जमीन पर हों। उन्होंने चावल की ऐसी किस्में उगाई जो गहरे पानी में भी जिंदा रह सकें, फ्लोटिंग राइस। इंटरेस्टिंग। मछली पकड़ना उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। और ये इलाके, बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन, अक्सर बड़ी सल्तनतों के सीधे नियंत्रण से बाहर रहते थे। तो ये एक तरह के फ्रंटियर जोन थे। हाँ, ये एक तरह के फ्रंटियर जोन थे जहां प्रकृति के नियम इंसानों के नियमों से ज्यादा ताकतवर थे। तो नदी के किनारे और नदी के मुहाने के बाद अब हम चलते हैं दोआब की तरफ। उस जमीन की बात करते हैं जो दो नदियों के बीच में है। दोआब, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दो और आब यानी पानी। दो पानी? हाँ, दो नदियों के बीच की जमीन। भारतीय इतिहास में इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है गंगा यमुना दोआब, जो सभ्यताओं का पालना रहा है। बिल्कुल, अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस।
इतनी उपजाऊ जमीन पर अंग्रेजों की नजर तो पड़ी ही होगी। Right. औपनिवेशिक काल में यहाँ क्या बदलाव आया? बिल्कुल। 18वीं सदी के मध्य से कॉलोनियल एजेंडा हावी हो गया। उनका लक्ष्य क्या था? भारत से कच्चे माल का निर्यात, रॉ मटेरियल, जिससे वो अपने देश के उद्योगों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। और इसके लिए गंगा यमुना दोआब जैसे उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण जरूरी था। बहुत जरूरी था। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने ये नियंत्रण कैसे हासिल किया? उन्होंने 2 बहुत ही विनाशकारी नीतियां अपनाई। पहली क्या थी? पहली थी कैश क्रॉप्स को बढ़ावा देना। कैश क्रॉप्स मतलब? नकदी फसलें। हाँ। किसानों को पारंपरिक फसलों जैसे अनाज की जगह नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया। जैसे कपास, कॉटन, हाँ। जो मैनचेस्टर की टेक्सटाइल मिल्स के काम आती थी, और नील, इंडिगो, जो ब्रिटिश कपड़ा उद्योग के लिए डाई का काम करती थी। और दूसरी नीति? दूसरी थी लैंड रेवेन्यू में भारी वृद्धि। लगान को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो एक तरफ तो किसानों को वो उगाने पे मजबूर किया गया जो जमीन के लिए सही नहीं था, और दूसरी तरफ उनसे लगान भी ज्यादा मांगा गया। ये तो दोहरी मार थी। बिल्कुल। और इसी दोहरी मार ने उस पूरे इलाके की सामाजिक और पारिस्थितिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल कमर तोड़ दी। किताब में इसके बारे में क्या लिखा है? स्रोत के शब्दों में, A complete disregard was shown by it as far as conditions of the soil, flora and fauna, as well as the habitats of the people of the Doab area was concerned. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मिट्टी की सेहत, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और लोगों के जीने के तरीकों की पूरी तरह से अवहेलना की गई। Their only goal was profit. एकमात्र मकसद ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना था, चाहे उसकी कोई भी इकोलॉजिकल या ह्यूमन कॉस्ट क्यों ना हो। फिर एक और बड़े हस्तक्षेप का जिक्र है, कैनल कॉलोनीज। ये क्या थी? ये एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। 1885 से 1940 के बीच ब्रिटिश सरकार ने पंजाब क्षेत्र में, अच्छा, पंजाब में? हाँ, इंडस नदी की सहायक नदियों जैसे ब्यास, सतलज और झेलम के दोआब में नहरों का एक विशाल जाल बिछाया। इसका मकसद क्या था? सिर्फ सिंचाई या कुछ और? मकसद था अर्ध शुष्क जमीन को, सेमी एरिड लैंड को सिंचित करके एक नया कृषि क्षेत्र बनाना। मतलब एक तरह से रेगिस्तान में हरियाली लाना। हाँ, आप कह सकती हैं। वो एक ऐसी जमीन को खेती के लायक बनाना चाहते थे जहां पहले ज्यादा कुछ नहीं उगता था। इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम बड़े नाटकीय थे। खेती के तहत जमीन में भारी वृद्धि हुई। इस नए इलाके में काम करने के लिए सेंट्रल पंजाब से बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन हुआ, माइग्रेशन हुआ, और इससे एक तथाकथित एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। यह प्रकृति को इंसान द्वारा अपने हिसाब से पूरी तरह बदलने का, री इंजीनियर करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरी तस्वीर से क्या नतीजा निकलता है? इस पूरी चर्चा से 3-4 मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली क्या है? पहली बात, राइपेरियन, डेल्टाइक और दोआब क्षेत्र कोई अलग थलग आइसोलेटेड इलाके नहीं है। राइट, बल्कि ये पहाड़ों, मैदानों और तटीय क्षेत्रों जैसे बड़े इकोसिस्टम्स का एक अभिन्न इंटेग्रल अंग है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, इन सब में एक कॉमन थीम दिखाई देता है। हाँ। दूसरी बात यह है कि इन सभी क्षेत्रों का एक साझा ऐतिहासिक सूत्र है, अ कॉमन हिस्टोरिकल थ्रेड, और वो है खेती के लिए जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर। ये तो हमेशा से होता आया होगा। बिल्कुल। ये प्रक्रिया प्राचीन काल से चल रही थी, लेकिन इसकी रफ्तार और पैमाने में समय के साथ बहुत बदलाव आया। और यहीं पर शायद सबसे जरूरी बात आती है, प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल प्रभाव में अंतर। एग्जैक्टली। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, मानव हस्तक्षेप पहले भी था। राजा महाराजा भी जंगलों को कटवाकर खेती करवाते थे, बस्तियां बसाते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन के तहत जो हुआ वो अलग था। बिल्कुल अलग था। उनका हस्तक्षेप व्यावसायिक हितों, कमर्शियल इंटरेस्ट से प्रेरित था, जैसे कैश क्रॉप्स, रेलवे के लिए लकड़ी। अच्छा, रेलवे स्लीपर्स के लिए। हाँ, इसलिए जो विनाश हुआ उसका पैमाना यानी स्केल और उसकी प्रकृति यानी नेचर दोनों अभूतपूर्व थे, अनप्रेसिडेंटेड। और उसके परिणाम सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं रहे। नहीं। और यही चौथी बात है, इसके दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म परिणाम हुए जिन्हें हम आज भी महसूस कर रहे हैं। कैसे? जैसा कि यूनिट में कहा गया है, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ मेनी ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज रिलेटेड टू नेचर आर बीइंग फेल्ट इवन इन आवर ओन टाइम। यानी प्रकृति से संबंधित कई ब्रिटिश नीतियों के दुष्प्रभाव आज भी हमारे समय में महसूस किए जा रहे हैं। बिल्कुल।
हमारी आज की कई पर्यावरणीय समस्याएं, सॉइल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, वाटर मैनेजमेंट इश्यूज, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं उसी दौर में हैं। हमने देखा कि कैसे नदियों के किनारे डेल्टा और दोआब क्षेत्रों को बदला गया। सोचिए आज जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, नई सड़कें, नए शहर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, तो क्या हम आज भी उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं? आज के कार्नल कॉलोनीज और कैश क्रॉप्स क्या हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो। सुन लो यूपीएससी को 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।